आपको गुजारिश की जाती है कि आप दोनों बंदे बाहर निकल के इस गांव को हौसला दोबारा दो। तुम्हारी वजह से पूरा गांव भरपूर से परेशान और महसर सुबह से पड़ा है। आपको हमारी तरफ से एक वादा पेश किया जाता है कि आप बाहर आइए और आप सरेंडर कर दो। किस तरह से कश्मीर में जो आतंकी हैं उनको चुन चुन कर मारा जाता है, उसके लिए ही यहाँ उत्तरी कश्मीर में जो भारतीय सेना है, राष्ट्रीय राइफल्स है, वो यहाँ पर ड्रिल कर रही है। और एबीपी न्यूज़ की टीम भी उनके साथ ही कि किस तरह से ड्रिल करती है। एक घर के अंदर गांव में आतंकी छिपे हुए हैं और उसी के लिए यही बख्तरबंद गाड़ी आई है। आर्मी के जवान आए हैं राष्ट्रीय राइफल्स के और यहाँ पर पोजीशनिंग ले ली है। उसके साथ साथ पूरा इस इलाके को पूरा कॉर्डन ऑन किया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। और यहाँ पर इस जगह पर ये देखिए, ये सब सैनिक जो है यहाँ पर पोजीशनिंग में यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर आके, और लगातार फायरिंग उस घर से हो रही है। वो जो ब्लू कलर का घर दिखाई दे रहा है नीले रंग का, उस घर से फायरिंग हो रही है। और यहाँ पर देखिए एक ही खास तरीके, ये जो जवान हैं इनके पास AK-47 और ये आर्मर्ड प्रोटेक्टेड ये प्रोटेक्शन है, ताकि अगर कोई गोली आए तो उस पर कोई असर ना हो सके। और ड्रिल क्या होती है, किस तरह से जो पहले जो आतंकी होते हैं उनको सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि अभी आर्मी की तरफ से आपको जवान जो है वो तरफ से घेर लिया है, सरेंडर कर दो, यहाँ से निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप सरेंडर करते हो तो हम लोग आपका सरेंडर एक्सेप्ट करेंगे और आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ कोई भी जाति नहीं होगी। तो ये यहाँ पर जो है अब SOP है सेना की या सुरक्षा बलों की कि जो भी कोई आतंकी है उनको घेरा जाएगा। जो यहाँ पर कासो होते हैं, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होते हैं, उसमें भी अगर पहले कॉर्डन किया जाता है तो पहले जवान और अधिकारी जो हैं सेना के, वो उनको कहते हैं कि निर्देश देते हैं या उनको अपील करते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तभी फिर उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, यानी कि जैसे गन फाइटिंग होती है उस तरह की हो जाती है। यहाँ तक कि जो घर वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, उनको भी कोशिश की जाती है कि उनको यहाँ पर लाया जाए, या फिर गाँव के जो सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, उनको बुलाया जाता है। उनके माध्यम से उनकी कश्मीरी भाषा में उनको अपील की जाती है कि वो सरेंडर कर दें। और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। और यही वजह है कि पिछले एक साल में हम लोग देख रहे हैं, खासतौर से पुलवामा अटैक के बाद या फिर 5 अगस्त जब आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद से जो सेना है, सुरक्षा बल हैं, वो लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसके चलते ही बड़ी तादाद में जो आतंकी हैं वो यहाँ पर ढेर किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो दक्षिणी कश्मीर हो और उत्तरी कश्मीर में विदेशी आतंकी हो। ये सबसे पहले तो अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी भी घर में या हाइड में कुछ टेररिस्ट की प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमारी पार्टीज लॉन्च होती हैं और हम उस एरिया को कॉर्डन करते हैं। कॉर्डन इसलिए किया जाता है ताकि जो टेररिस्ट वहाँ पे मौजूद है वो वहाँ से निकल के ना जा सके। कॉर्डन करने के बाद हम उस एरिया को खाली कराते हैं ताकि कोई भी सिविल कैजुअलिटी ना हो पाए। खाली कराने के बाद हम अगर वो लोकल टेररिस्ट है तो उसके माँ बाप को बुलाया जाता है, वहाँ के मौलवी साहब को, सरपंच साहब को, और जो भी गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं उनको बुलाया जाता है। अगर वो फॉरेन टेररिस्ट है तो सरपंच साहब हो गए, मौलवी साहब हो गए, ये लोग आते हैं और उनको सरेंडर करने की अपील करते हैं। हम सरेंडर कराने के लिए इसलिए ज़्यादा जोर देते हैं सरेंडर कराने पे, ताकि वो टेररिस्ट सरेंडर करके अपनी एक नई जिंदगी जी सके। अगर नहीं करते हैं तो फिर अंजाम तो जानते हैं। कश्मीर में धारा 370 हटे हुए 1 साल हो गया है। क्या बदलाव आया यहाँ पर, क्या नहीं आया है, ये जानने के लिए ही एबीपी न्यूज़ की टीम कश्मीर में मौजूद है और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और हमारी जो मुलाकात हुई है वो हमारी मुलाकात जो 2 ऐसे शख्स के साथ हुई जो पहले यहाँ पर जो मिलिटेंसी है या टेररिज्म है उसका कहें कि उसका हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो हथियार थे वो अपने छोड़ दिए और फिर मुख्य धारा में जुड़ गए। हमारे साथ शोपियां के रहने वाले जहांगीर हैं और पुलवामा के रहने वाले बाबा हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे क्योंकि कश्मीर में जन्नत तो है ही है, जन्नत तो कहा ही जाता था, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मिलिटेंसी भी है, टेररिज्म भी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आए दिन यहाँ पर एनकाउंटर्स होते हैं, टेररिस्ट अटैक भी होते हैं। पुलवामा अटैक इतना बड़ा हुआ था, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों उन्होंने हथियार उठाए थे और फिर क्यों वो मेन स्ट्रीम में आए और उनका जो संदेश क्या होगा बाकी अपने नौजवानों के लिए जो मिलिटेंसी में हैं और साथ में दूसरे नौजवानों के लिए। जहांगीर, सबसे पहले तो आप ज्वाइन किया आपने मिलिटेंसी या टेररिज्म या आतंकवादी क्यों बने? देखिए, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन 10+2 किया है मैंने मेडिकल स्ट्रीम में। कॉलेज भी मैंने ज्वाइन किया, 2 महीने में कॉलेज में भी रहा।
लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं किसी खुदगर्जी के लिए बताऊंगा। ऑनेस्टली जब मैं बताऊंगा, मिलिटेंट बनने से पहले जब मैं 7वीं में पढ़ता था, मैंने देखा कि यहाँ पे ये कैशो कार्डन, अभी मेरी जहन में ये बात नहीं थी कि गन क्या होता है, ये आज़ादी क्या होती है, ये बंदूक बरदार क्या होता है, ये जमात इस्लामी क्या होती है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या होता है। लेकिन आई वॉज बीइंग विक्टिमाइज्ड एट दैट पीरियड। मुझे सहना पड़ा, क्योंकि आपने तो फौज ने तो कार्डन मेरे लिए नहीं किया, लेकिन मुझे भी बाहर परेड में बैठना पड़ा, मुझे भी स्कूल छोड़ना पड़ा, मुझे भी हड़ताल की वजह से घर में ठहरना पड़ा। तो ये जब हालात चलते रहे तो हम एक दरिया में आ गए, बहता हुआ दरिया था। फिर मैं कहाँ रुका, कहाँ चढ़ा, ये पता नहीं। तो ठीक है, आप भी हिजबुल मुजाहिदीन पर जुड़े थे या किसी और संगठन से जुड़े हुए थे आप? नहीं, लोकली क्योंकि रिक्रूट हो गए हिजबुल मुजाहिदीन के थ्रू से। जी। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा और कब आपने फिर छोड़ा कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है हथियार का, मुझे मेन स्ट्रीम में आ जाना चाहिए? क्योंकि हमने सुना है कि अब आप खुद के सेब के बागान हैं, आप खुद अपनी काश्तकार हैं, आप खुद अपना काम करते हैं। जब हम इसमें गए तो 19 साल हमारी उम्र थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात पता चली कि जहान है तो जहां है। हमने अवॉइड किए, बहुत बार ऑपरेशन अवॉइड किए, निकल जाएं आगे पीछे इधर उधर, चलता रहा इसी तरह 2 साल। तो आखिर जान तो, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी जान इस वजह से जाए जहां पे हमें फिर आगे और कोशिश करने का मौका ना मिले। बाबा भी हैं जो कि पुलवामा के रहने वाले हैं। पुलवामा ही में ही जो सबसे बड़ा अटैक जो अब तक का है, पिछले हाल फिलहाल में हुआ था पुलवामा में, जहां पर सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, और उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अब ये भी मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। आप सबसे पहले बताइए कि आप कब ज्वाइन किया आपने, और आप भी हिजबुल मुजाहिदीन के ही हिस्सा थे? जी, हिजबुल मुजाहिदीन का हिस्सा था। 2004 में मैंने ज्वाइन किया और 2005 के 2 फरवरी को मैंने सरेंडर किया है। 2005 को, उसके बाद मैं चला गया जेल। उसके बाद मैं आया सीधे 2007 में घर में। उसके बाद अच्छी तरीके से अपने परिवार हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ हैं, भाई हैं, अपना काम काज शुरू किया। उसके बाद किसी ने तंग नहीं किया, अच्छी तरीके से हमने घर में अच्छी ज़िंदगी गुजारा हूँ। कभी आपको भी कभी पुलिस या सुरक्षा बलों से कोई आमना सामना कभी? नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो गया। उस टाइम जब बोलते हैं आप हथियार उन्होंने दे दिया, बैठो जंगल में, कोई एक्शन मत करो, जब मौका आएगा उस टाइम हमें बताएगा। फिर जब हम नीचे फील्ड में आए तो हमने दौड़ छोड़, फिर हमने सोचा फिर जान बच गई लाखों पाई, एक बार अल्लाह ने मौका दिया और जान बच गई। जो हमारे यहाँ के नौजवान हैं निकलते हैं, कोई अपनी मर्जी से निकलते हैं, कोई वर्गलाते नहीं है सर। जो निकलते हैं अपनी मर्जी से निकलते हैं। जब हथियार कंधे पे चढ़ते हैं फिर उसी टाइम उसको पता चलता है मेरे कंधे पे क्या चढ़ गया। फिर वो छोड़ने का उसके लिए मौका था, मगर वो छोड़ते नहीं है। कितना मुश्किल होता है छोड़ना? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हथियार छोड़ना। जागीर, क्या वाकई में मुश्किल होता है? फिर जब आपने छोड़ा तो जो बाकी हिजबुल मुजाहिदीन या और भी जो होंगे ग्रुप्स होंगे, क्या उन्होंने कभी परेशान या कहा नहीं कि आपने क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि आप इस इलाके में रह रहे हैं जहाँ की मेंटेलिटी आप इस हिस्से से लेके आप इसको लाव किया जा रहा है। जो बंदूक लेके हो, आप बंदूक छोड़ के यहाँ इज्जत नहीं कमाते, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई, इनको बंदूक के बगैर जिनाब में मजा नहीं आता है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसे समझा दे यहाँ के लोगों की बंदूक है ही नहीं। अब आप मजबूरी से उठाते हो या शौक से उठाते हो, लेकिन उसका नतीजा क्या है? आपकी जान। और वो कौन सा सौदा होगा जो आप अपनी जान पे खेल कर करते हो? वो कोई सौदा नहीं। अगर आप कोई रखते हो, अपनी कोई दिन में कोई इच्छा है आपकी, तो आपके पास हजारों मंच है, किसी और मंच पे जाके अपनी बात रखिए। अब आप दिल में बात लिए हो लेकिन आपने जान गंवा दी, फिर आपकी बात कौन सुनेगा? वो तो आपकी जान के साथ चली जाएगी, नीचे चली, मिट्टी में चली जाएगी। वर्षों से कश्मीर आतंकवाद की मार झेल रहा है। चाहे यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो मिलिटेंसी कहें, उसको आतंकवाद का नाम भी दिया जाता है, लेकिन इस आतंकवाद या मिलिटेंसी ने जो लोगों के घर हैं उनको भी कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया। हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर एक ऐसा ही परिवार है, कुलगाम का रहने वाला है, जो कि बुजुर्ग माता पिता हैं। इनका जो पुत्र इनका वो आतंकी संगठन में शामिल हो गया था, लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। लेकिन जब परिवार ने अपील करी, सेना से अपील करी, पुलिस से अपील करी, तो जब एनकाउंटर हुआ तो इनके बेटा था इनका,
वो जो था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि एनकाउंटर में सही सलामत जो था सेना ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद से ही वो जेल में हैं। हमारे साथ उनके माता पिता हैं, गुलाम कादिर हैं जो कि कुलगांव के रहने वाले हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे हालात जो हैं कश्मीर के खास तौर से। कादिर साहब, सबसे पहले तो जो आपका बेटा था वो किस तरह से जो था तंजीम में चला गया, यानी आतंकी संगठन में ज्वाइन कर लिया लश्कर-ए-तैयबा? घर में कहा उसने 18 मार्च 2018 18 मार्च में घर से वो निकला, कहा मैं बाहर जाऊंगा काम करने के लिए, पैसा कमाएंगे। कई दिनों में उसने फ़ोन ना किया, ना कुछ इतला मिला। आखिरकार हमने पाश पूछ किया, उधर इधर जाकर सुना है कि वो किसी तंजीम के साथ चला गया। तंजीम को हमने पुरजोर अपील किया, उसने वापस नहीं छोड़ा। बाद में कहा कि मदद करो, मदद भी नहीं किया। जब हम तंग आया, बहुत तंग आया, माँ ये उनकी माँ रोते हैं, बहन रोते हैं रोज़ रोज़। फिर हम गया कुलगाम कैंप पर, उधर फौज को हमने कहा कि ये बच्चा हमारा भाग गया घर से, हमारे को मदद करो। उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे जिंदा निकालूंगा, जहाँ मिलेगा वहाँ जिंदा पकड़ूंगा, तुम्हारे को हवाल करेंगे। आखिरकार तो 24 जून में इनकाउंटर में वो फंस गया। फौज ने वो जिंदा निकाला। अच्छा, जेल में गया वो, हमने जेल की मैं उसके साथ बातचीत अच्छी तरह, खाना पीना लिया, सब स्टार्ट। आखिरकार तो ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता बिल्कुल गलत है। सेना हो या पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, वो लगातार एनकाउंटर्स कर रही है, खासतौर से दक्षिण कश्मीर में। और दक्षिण कश्मीर में किस तरह से जो सुरक्षा बल हैं, खासतौर से जो भारतीय सेना है, वो किस तरह से डोमिनेट करती है और किस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि टेररिस्ट का जल्द से जल्द सफाया किया जाता है ऑपरेशन ब्लैकआउट के तहत। उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद आर्मी के वो अफसर और जवान हैं जो कि खुद आतंकियों से लोहा लेते हैं। स्वागत है आपका मेजर जगतार एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले तो पिछले 1 साल की अगर बात करें तो हम लोग किस तरह का ट्रेंड आप देखते हैं, खासतौर से दक्षिण कश्मीर में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार सुनते हैं कोई सा दिन जाता है कि जब कोई एनकाउंटर या कोई टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता। तकरीबन 1 साल पहले का जो ट्रेंड था, जब भी हम ऑपरेशंस कोई भी इनकाउंटर्स लॉन्च होते थे, तो उसमें जो ये नारेबाजी, पत्थरबाजी और जो लोकल आवाम जो बीच में डिस्टर्बेंस होती थी वो काफ़ी होती थी। बट 1 साल 370 हटने के बाद ये देखा गया अभी ये घटकर हार्डली 10% रह गई और कुछ एरियाज में तो बिल्कुल ना के बराबर है। हमारे साथ रविंदर सिंह भी हैं। रविंदर जी, आप भी खुद आतंकियों से लोहा लेते हैं, लिया होगा, क्या सावधानियां आप लोग सोचते हैं, क्या देखते हैं कि भाई क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए और फिर टेररिस्ट को कैसे हमें न्यूट्रलाइज करना है? मैक्सिमम हम ऑपरेशन लॉन्च के दौरान हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मतलब जो सिविल का जो डैमेज है वो मिनिमम हो, ना के बराबर बिल्कुल। और ऑपरेशन के दौरान जब हम कॉर्डन करते हैं किसी साइट को कॉर्डन करते हैं, तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि किसी सिविलियन से अनाउंसमेंट करके हम जो कॉर्डन के अंदर जो सिविलियन फंसे हुए हैं, जिनके घर कॉर्डन के अंदर हैं, उन सभी को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में जो टेररिस्ट अंदर फंसा हुआ है उसको ये अनाउंस करते हैं कि अगर वो चाहता है कि सरेंडर करना तो वो सरेंडर कर सकता है, उसको मौका देते हैं। तो ये हमारे साथ सेना के वो अफसर और जवान हैं जो कि आतंकियों से दक्षिण कश्मीर में खासतौर से जो लोहा लेते हैं। साफ तौर से जो सेना है, सैनिक अधिकारी हैं, जवान हैं, उन सभी को इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोशिश की जाए कि जो टेररिस्ट हैं, खासतौर से जो स्थानीय हैं, वो सरेंडर कर दें सेना के सामने। और अगर नहीं करते हैं तो जैसे मेजर जगतार ने कहा, तो एक ही रास्ता उनके लिए बचता है कि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए किसी भी कीमत पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।